वैसे हम कौन ही होते हैं इतने बड़े कॉर्पोरेट हाउस पे कमेंट करने वाले, बट दिस इज अ नाइस एग्जांपल फॉर अस। रिलायंस कम्युनिकेशन मुकेश अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, पर जब अनडिवाइडेड रिलायंस का बंटवारा हुआ तो क्योंकि ऑयल एंड गैस उन्हीं के हिस्से आना था तो उनको रिलायंस कम्युनिकेशन छोड़ना पड़ा। अब नो कंपटीशन क्लॉज भी साइन किया था दोनों भाइयों ने, ताकि एक दूसरे के बिजनेस में कोई एंटर नहीं करेगा 10 सालों तक। पर कुछ सालों के बाद जब म्यूचुअली अग्री किया इन्होंने, तो ये कंपटीशन क्लॉज को इन्होंने खत्म कर दिया सिर्फ 5 साल के अंदर, और अब वो एक दूसरे के बिजनेस में एंटर कर पाएंगे। तो मुकेश अंबानी ने फिर से एक मरतबा प्लान किया और एक नया कंपनी लॉन्च किया, जियो। अब जियो आया 4G और 5G की टेक्नोलॉजी के ऊपर, और इसी से एक पूरा एरा स्टार्ट हो गया टेक्नोलॉजी का। अब ये नए एरा के अंदर पुरानी कंपनी आरकॉम जो थी वो अभी भी 2G और 3G पे थी, इसलिए वो अपनी स्पेस नहीं बना पाई और वो फेल हो गई। अब आप एक तरीके से फेलियर को देखोगे, सोचोगे, तो आप ये पूछ सकते हो क्वेश्चन कि क्या उनको नहीं पता था कि 4G और 5G आने ही वाला है इवेंचुअली? तो ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी ही क्यों, या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करके मेहनत करके कंपनी बनानी ही क्यों कि जो जब 4G 5G का जो अनएविटेबल एरा आना ही है उसके अंदर ये सस्टेन नहीं कर पाएगी, स्केल नहीं कर पाएगी, अपने आप की स्पेस नहीं बना पाएगी, तो पहले से ही 4G 5G पर बनाते हैं। वेल, इसके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर हम डिवाइडेड भी हो सकते हैं, पर ये लर्निंग है हमारे लिए, और इसी लर्निंग को हम अपनी मार्केटिंग के साथ कनेक्ट करें, वैसे ही इस लर्निंग को आप आपके बिजनेस के साथ, लाइफ के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, पर क्योंकि हम मार्केटिंग सिखाते हैं तो हम मार्केटिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। सी, जब आप कोई कैंपेन बनाते हो एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो वो कैंपेन प्रॉफिटेबल तो होना ही चाहिए। अगर कैंपेन प्रॉफिटेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट या फिर मार्केटर के अंदर या फिर किसी स्पेस के अंदर ही प्रॉब्लम है, ठीक है? तो कैंपेन प्रॉफिटेबल तो होना ही चाहिए, पर साथ ही साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या वो स्केल होगा। अगर कैंपेन स्केलेबल हो नहीं सकता तो फिर एफर्ट डाल के मतलब नहीं है इसके अंदर कि आप इसको डेवलप करो, ये कैंपेन बनाओ अच्छे से, ठीक है? क्योंकि कोई ऐसा कैंपेन है जो आपको 20 30 40 का भी रोएस ला के दे रहा है, विच इज ह्यूज रोएस, ठीक है, किसी भी कैंपेन के लिए। पर अगर उसके अंदर 2 3 4 हज़ार रुपए से ज्यादा आप डेली स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा कैंपेन बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। सो प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, पर स्केलेबिलिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ। तो आपको रिसोर्सेज पे खेलना पड़ेगा। जैसे कि एक सिनारियो लेते हैं, मान लो आप राजा हो या फिर रानी हो, ठीक है? और आपके पास 100 मुद्रा है पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर में आप उसको यूज कर सकते हो। तो वो 100 मुद्रा को आप मल्टीपल तरीके से स्पेंड कर सकते हो। एक दो एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि एक एग्जांपल ये हो सकता है कि आप पूरे राज्य को 100 दिन तक फ्री में खाना दो, ठीक है? और दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि आप एक कुआं खुदवा दो वो 100 मुद्रा से, बरोबर? और वो 100 मुद्रा को वहां पे स्पेंड कर दो। तो अब आप देखोगे कि इसको जो आपने दो अलग अलग सिनारियों में स्पेंड किया ना, तो एक सिनारियो में 100 दिन तक फ्री में खाना खाने के बाद भी पीपल विल एक्सपेक्ट के 101वें दिन भी आपको फ्री में खाना मिलेगा, और अगर ये जो पूरी स्कीम है वगैरह बंद कर दोगे तो पीपल विल थिंक ये लीडर तो बेकार है, बरोबर? और वहीं पे अगर आपने इसी 100 मुद्राओं का स्पेंड करके एक कुआं बना दिया तो जनरेशंस तक लोग पानी पिएंगे और आपको याद रखेंगे। राजा का राज्य खत्म हो जाएगा पर वो कुआं विल बी देयर, बरोबर? तो इसी तरीके से हमें ये सोचना है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, ओके, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एफर्ट्स है, तो उसको आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो? ऐसे कैंपेन में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो थोड़े टाइम तक तो प्रॉफिटेबल रहेगा पर फिर वो स्केल नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर मैं एक कैंपेन बना दूं कि मेरी वेबसाइट पे जितने लोगों ने विजिट किया ना पिछले 30 डेज में, या फिर मेरी वेबसाइट पे पिछले 60 डेज में, 90 डेज में जिन्होंने परचेज किया है कोई, उन्हीं को मैं रीटारगेटिंग वाली एडवर्टाइजमेंट बना दूं, तो ऑफ कोर्स बात है कि वो कैंपेन बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि जो बंदे ने पिछले 30 60 90 डेज में मेरी वेबसाइट विजिट की है किसी न किसी पर्पज से, तो दे नो अबाउट माई ब्रांड। और वहां पे अगर मैं उनको एडवर्टाइजमेंट दिखा दूंगा तो ये कैंपेन प्रॉफिटेबल रहेगा। पर क्या मैं कैंपेन को स्केल कर पाऊंगा? ऑफ कोर्स नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद ये ऑडियंस एग्जॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे लोग। तो ये कैंपेन एक लिमिट तक ही स्केल होगा, उसके बाद नहीं हो पाएगा। तो मेरी ब्रांड के लिए ये मेन कैंपेन हो ही नहीं सकता। तो मेन कैंपेन कौन सा होगा? जो नई ऑडियंस को लाए और ब्रॉड हो, जिसको मैं आगे जाके स्केल कर पाऊं। तो अब स्केलेबल कैंपेन बनाने कैसे हैं आपको? तो स्केलेबल कैंपेन आपको बनाने हैं ब्रॉड टारगेटिंग करके। वैसे ब्रॉड टारगेटिंग क्यों करनी चाहिए, या फिर ब्रॉड टारगेटिंग में एग्जैक्टली चीजें कैसे काम करती है, इसके ऊपर हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है जो आपको आई बटन में मिल जाएगा, मैं भी यहाँ और यहाँ समथिंग, ठीक है? तो आप वहां पे जाके आप डिटेल में देख सकते हो। तो अ, आपको इस टाइप के कैंपेन बनाने चाहिए जो ब्रॉड टारगेटिंग, यानी किसी भी इंटरेस्ट टारगेटिंग का यूज नहीं करना है, ओपन फॉर ऑल, जहां पे आपका जो क्रिएटिव है वही टारगेटिंग करेगा। तो ये ब्रॉड ऑडियंस जब आप बनाओगे, ब्रॉड कैंपेन बनाओगे आप, तो ये आगे जाके स्केल हो पाएंगे। अब इसका मतलब ये ऐसा नहीं है
कि आपको रीटारगेटिंग कैंपेन बनाना ही नहीं है या फिर रीटारगेटिंग कैंपेन आपके लिए काम ही नहीं कर सकते। इसका भी एक सिनेरियो है। अगेन रिसोर्सेज की हम बात करेंगे यहाँ पे। समझिए, मैं एक केस स्टडी आपको बताता हूँ। हमारे ही एक क्लाइंट के लिए हमने रीटारगेटिंग कैंपेन बनाया जो बहुत अच्छे से काम किया। कैसे अच्छे से काम किया? क्योंकि वो 2 प्रोडक्ट सेल कर रहे थे। असम्पशन ले लेते कि ये ए प्रोडक्ट है, ये बी प्रोडक्ट है। अब ए प्रोडक्ट जो थी, वो नई ऑडियंस को सेल करना बहुत ईज़ी था, लोग अच्छे से परचेज़ कर रहे थे, ठीक है? अब जो बी प्रोडक्ट है, वो नई ऑडियंस परचेज़ ही नहीं कर रही थी या फिर अगर परचेज़ करवाने जाते थे तो कॉस्ट पर परचेज़ इतना हाई आता था कि ये प्रॉफिटेबल ही नहीं रहता था और ओवरऑल जो पूरा एड अकाउंट है उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता था, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी खराब हो जाती थी। तो हमने सिंपली क्या किया, इसको हमने मेन प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया, इसके ब्रॉड हमने कैंपेन बनाए और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाए, बहुत सारे लोग खरीद रहे थे। अब जिन लोगों ने खरीदा, क्योंकि वो ब्रांड को पहचानते थे, ब्रांड के साथ एसोसिएटेड थे, उन्होंने ब्रांड का कोई प्रोडक्ट यूज किया था जो कि वो हैप्पी थे यूज करके। तो अब उसी का रिटारगेटिंग कैंपेन हमने बना दिया ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो ये कैंपेन भी प्रॉफिटेबल हो गया। ठीक है? तो हमें क्या देखना है कि भाई छोटा-सा एफर्ट लगा के, हमें पूरी 100 मुद्रा स्पेंड नहीं करनी, छोटा-सा अगर एफर्ट लगा के कोई कैंपेन बना सकते हैं जो एडिशनल रेवेन्यू ला सकता है हमारे लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप एक अलग से ही रिटारगेटिंग कैंपेन बना रहे हो और वो कैंपेन में ऐड करने के लिए आप ऐसे क्रिएटिव्स बना रहे हो जो कि स्पेसिफिकली रिटारगेटिंग वाली ऑडियंस के लिए ही काम करेंगे, ठीक है? और उसके लिए अलग से वीडियोस बना रहे हो, प्रोडक्शन क्वालिटी जा रही है, अलग से फोटोज बना रहे हो, जो नॉर्मल ऑडियंस के साथ नहीं कनेक्ट करेंगे, आपके ऑडियंस के साथ ही कनेक्ट करेंगे। तो ये हो जाता है कि जो 100 मुद्रा थी आपके पास, उसको स्पेंड करना फ्री में खाना देने के लिए। तो आपको इस तरीके से देखना है। वैसे ये एक केस स्टडी का एक छोटा-सा मैंने पार्ट बताया, और भी केस स्टडी के वीडियोज़ हम फ्यूचर में बनाएँगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फ्यूचर वीडियोज़ के लिए, ठीक है? तो बॉटम लाइन यहाँ पे ये निकलती है कि आपको स्केलेबल कैंपेन बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रॉड टारगेटिंग। एंड सेकंड थिंग, आपका अकाउंट का जो स्ट्रक्चर है, मेटा एड्स अकाउंट का जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल सिंपल और लॉजिकल रखना है। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपके जितने भी कैंपेन है ना, हर एक का एक लॉजिक बनना चाहिए कि कैंपेन एग्जिस्ट क्यों करता है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है हर एक कैंपेन का कि कैंपेन क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, ये कैंपेन क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, ये कैंपेन क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं इश्यू है। तो अगर आपके अकाउंट में 27, 28, 50 कैंपेन है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि 50 रीजन तो आप नहीं दे पाओगे कि हर एक क्यों आ रहा है। तो लिमिटेड नंबर होने चाहिए, सिंपल स्ट्रक्चर रखना चाहिए, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी लाकर कोई मतलब नहीं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, ठीक है? आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो हमारे चैनल को। मिलते फिर।